यहाँ पर जो था चार्ज डस्टबिन की वहां से इलेक्ट्रॉन्स वहां पे फीड होने हैं, अंदर आने हैं, तो इनकी इनवर्ट डायरेक्शन होगी, इनवर्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है कि विद्युत बल रेखाएं खत्म होती हैं किस पर, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर, जाहिर सी बात है। और ऋणावेश से शुरू होकर धनावेश, और ऋणावेश से तो शुरू हो नहीं रही है, ये धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर, तो ये आपका ये आंसर सही हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है, निम्न में से कौन चालकता, तो पहले चालकता देख लेते हैं। कंडक्टिविटी, दैट्स मीन कि अगर कोई वायर है, कोई वायर है, देख लेते हैं यहाँ पे कोई वायर है, अगर इसमें बैटरी के थ्रू इसे जोड़ देते हैं, किसी बैटरी के थ्रू इसे जोड़ देते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो होगी। तो अगर ये फ्लो हो रही है, इसमें फ्लो होगी, क्योंकि ये चूंकि कंडक्टर है, कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, तो जितनी ज्यादा इसमें हीट फ्लो होगी, जितनी ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगी, तो जितनी ज्यादा, कम नहीं ज्यादा, तो जितनी ज्यादा इसमें करंट फ्लो होगी, दैट्स मीन कि उसकी चालकता उतनी ही ज्यादा है। ठीक है, कम करंट फ्लो होगी, कम चालकता है। सपोज दैट कि यहाँ मैंने लगा दिया कोई लकड़ी लगा दी, लकड़ी, तो उसमें तो फ्लो ही नहीं होनी है, दैट मीन कि उसकी चालकता जीरो, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं हो रही है। जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतनी ही ज्यादा उसकी चालकता होगी। चलो तो इसमें देख लेते हैं कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर इसका कोई कुछ, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है कि करंट फ्लो का अपोज करता है, करंट फ्लो का अपोज करता है, तो वो है आर। सपोज करो कि इस रेजिस्टेंस का, इस चालक का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और यही आर इसके करंट के फ्लो होने का विरोध करता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके करंट होने का, जब फ्लो होने का विरोध करेगा, तो किस फॉर्म में करेगा, वो आई स्क्वायर आर लॉस के फॉर्म में करेगा। दैट मीन यहाँ पर ये आई स्क्वायर आर लॉस होगा, दैट मीन ये आई स्क्वायर आर लॉस है क्या, ये हीट है, ये क्या है, हीट है। तो यही हीट आई स्क्वायर आर लॉस होगा, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस करंट के फ्लो होने का, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो होने का विरोध करता है, लेकिन चालकता क्या है, चालकता उस करंट को फ्लो होने देती है। दैट मीन कि हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस और चालकता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दैट मीन कि R इज डायरेक्ट इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन चालकता, चालकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलो यहाँ देखते हैं कि निम्न में से चालकता का मात्रक, रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, और चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका साइमन। चालकता का मात्रक क्या होता है, साइमन। चलो यहाँ देखते हैं कि साइमन और ओम में क्या है, क्या डिफरेंस है। तो जो साइमन है वो प्रोपोर्शनल होगा, एंटी प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन ओम के। ओम का ये सिंबल है, ओम का ये सिंबल है। चलो इतनी बात हो गई। तो निम्न में से कौन चालकता का मात्रक, चालकता का मात्रक आपका क्या है, साइमन। चलो नेक्स्ट आता है, किसी एल लंबाई के चालक को के आयतन में बिना परिवर्तन किए, चालक में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, 3L तक कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध हो जाता है। दैट मीन कि एक कोई चालक है, सपोज दैट ये चालक है, इसको आपको क्या करना है कि इसके जो आयतन है उसमें परिवर्तन नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसकी लेंथ जो है, लेंथ वो 3L करनी है। दैट मीन कि इसको खींचना है। तो किसी भी वायर को जब खींचा जाता है तो उसका जो डाया है वो पतला हो जाएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई कंटेंट तो लगाना नहीं है। इसी को जब पकड़ के खींचेंगे तो इसका जो डाया है वो एकदम से नैरो हो जाएगा। जब वो पतला हो जाएगा, जब ये डाया आपका पतला हो जाएगा, तो इसकी जो रेजिस्टेंस है, इसकी जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप देख लेंगे कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है R इज इक्वल रो L अपॉन A, ये इसका फार्मूला होता है। और आप देख लेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स करता है रेजिस्टिविटी पर, किसी भी कंडक्टर की लेंथ पर, और उस कंडक्टर के जो मैंने बताया क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उस पर डिपेंड करता है। चलो अब देखते हैं कि जो L है, L अगर आयतन में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे कंडीशन है, तो जो रेजिस्टेंस जो चेंज होगा वो रेजिस्टेंस चेंज होगा जो लेंथ जितनी भी कर रहे हैं वहाँ पे उसके स्क्वायर के,
उसके स्क्वायर के बराबर वो चेंज होगा, इनकी जो रेजिस्टेंस चेंज होगा वो R इज इक्वल 3L की पावर 2। तो यहाँ पे जब सॉल्व आउट करेंगे तो 9 कितना होगा L स्क्वायर। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना गुना हो रहा है, 9 गुना। कितना गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। चलो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़े। आप देखो कि प्रतिरोधों को जोड़ना मतलब क्या। प्रतिरोधों को हमेशा दो क्रम में जोड़ा जाता है, एक सीरीज और एक पैरेलल, एक समांतर और एक श्रेणी। तो यहाँ देख लेते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं। रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है। रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, इसको ऐड करना है सीरीज में। सपोज दैट कि दो रेजिस्टेंस है, इनको सीरीज में ऐड करेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे R1 और R2, यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे, वोल्टेज भी होगा। चलो यहाँ पे डिवीजन देखना है, यहाँ पे डिवीजन देखना है। ये वोल्टेज है, वोल्टेज से करंट आएगी, करंट यहाँ से आएगी और आते आते पूरा यहाँ से कवर करते हुए करंट इसमें चली जाएगी। दैट्स मीन कि दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रही है, दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रही है, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस लगाया जाता है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो अक्रॉस दैट्स मीन कि यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ जब लगाएंगे तो ये वोल्टेज दोनों में डिवाइड है ना। सपोज दैट इसमें V1 है और इसमें V2 है, तो देखेंगे कि करंट तो सेम है दोनों में, लेकिन जो वोल्टेज है वो आपका डिवाइड है। ये तो सीरीज कनेक्शन हो गया। अब यहाँ समांतर कनेक्शन देख लेते हैं, पैरेलल देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2, यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, बैटरी। चलो वोल्टेज V है, अब देखेंगे कि वोल्टेज से अक्रॉस लगा रहे हैं, अक्रॉस यहाँ जितना वोल्टेज होगा वही यहाँ पे जो जितना होगा वही यहाँ पे होगा। दैट मीन कि V इस पर भी है और V इस पर भी है, लेकिन करंट क्या होगी, करंट जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी, यहाँ पहुंचेगी, तो वो देखेगी कि करंट को इस माइनस तक पहुंचने के लिए दो रास्ते मिल रहे हैं, दो रास्ते, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। तो करंट सोचेगी कि मैं कहाँ हूँ, तो ये क्या करेगी, अपने आप को दो पार्टों में डिवाइड कर लेगी। I1 इसमें जाएगी, I2 इसमें जाएगी। तो दोनों में आप देखो श्रेणी कनेक्शन में करंट सेम है लेकिन वोल्टेज डिवाइड है, और समांतर कनेक्शन में वोल्टेज सेम है और करंट इसमें डिवाइड है, ठीक है। तो वही आपका जो है क्वेश्चन था कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। पैरेलल में जब मैंने जोड़ा हुआ था तो वोल्टेज तो सेम था, समान, हाँ वोल्टेज तो सेम था लेकिन करंट डिवाइड थी। तो इसमें ऑप्शन है कि समान एवं भिन्न भिन्न, कौन, विभव समान और विद्युत धारा भिन्न भिन्न, यही आंसर था। तो ये फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, अगला है कि वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता होती है। तो पहले समझ लेंगे कि धारिता क्या है। धारिता कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस समझ लेंगे। धारिता जो है, कैपेसिटेंस जो है, कितने भी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। तो हम देखते हैं कि अपने जितने भी अप्लायंस हैं उनको सबको हम अर्थिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थिंग करने से उन पर जो भी चार्ज आने वाला, जो भी आवेश है, वो सारा किसमें हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा। तो कितने भी बड़े बड़े सब स्टेशन, ट्रांसमिशन, कुछ भी ट्रांसफार्मर, इन सबको अर्थ किया जाता है, क्योंकि अर्थ की जो कैपेसिटेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दैट मीन कि यहाँ पे चाहे जितना चार्ज वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है। तो इसकी धारिता क्या होता है कि आवेश को अपने अंदर स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसे धारिता कहते हैं। तो जो अर्थ है, अर्थ की जो कैपेसिटेंस होगी, कैपेसिटी होगी, वो क्या होगी, इनफाइनाइट, क्योंकि उसमें जितना भी चार्ज डालो उसमें अंदर सब समा जाता है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होगी वो इनफाइनाइट, अनंत होगी। चलो नेक्स्ट है
कार्य करता है, अभी मैंने बताया कि कैपेसिटेंस क्या है, तो संधारित्र कार्य करता है। तो अभी मैंने बताया कि धारिता क्या है, जो भी धारिता होती है तो जिस अप्लायंस में होती है, जिस डिवाइस में होती है, जो चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, चार्ज जिस डिवाइस में स्टोर होता है उस डिवाइस को संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र क्या है, आवेश जिस डिवाइस में, चार्ज जिस डिवाइस में स्टोर होता है उसे संधारित्र कहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, संधारित्र कार्य करता है केवल एसी पर, केवल डीसी पर, यहाँ पे डीसी है, केवल डीसी पर, एसी एवं डीसी दोनों पर, या ना ही एसी पर और ना ही डीसी पर। तो यहाँ देखेंगे कि कैसे कॉन्सेप्ट को, यहाँ मैं एक चीज रटवाने वाली हूँ, आपको देखना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कैपेसिटर का ये सिंबल है, कैपेसिटर का ये सिंबल है। चलो, एसी क्या होती है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट ये है इसका सिंबल, ठीक है। ऐसे ही एसी चलती है कि यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर मैक्सिमम है वैल्यू, यहाँ पर जीरो है, फिर यहाँ मैक्सिमम है नेगेटिव में, यहाँ पे फिर जीरो है। चलो, ये सपोज दैट ये करंट है, और यहाँ डीसी, यहाँ ये एसी थी, यहाँ डीसी में बनाने वाली हूँ। डीसी आपकी स्ट्रेट चलती है, यहाँ पे डीसी स्ट्रेट चलती है, डीसी स्ट्रेट। तो देखो यहाँ पे जब डीसी स्ट्रेट चल रही है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगी डीसी, यहाँ देखेगी कि यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, एक बैरियर लगा हुआ है, तो ये अंदर इसको नहीं जाने देगी, ये यहाँ पे रुक के रह जाएगी। दैट्स मीन कि डीसी को अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है। तो कह सकते हैं कि डीसी पर कैपेसिटर वर्क नहीं करता है। अब एसी की बात आती है, तो एसी तो कूद कूद के चल रही है ना, तो यहाँ से एसी चलना स्टार्ट होगी, यहाँ से एसी चलना स्टार्ट होगी, यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से, फिर यहाँ से कूदेगी, यहाँ यहाँ यहाँ, देखो निकल गई एसी, इस कैपेसिटर से एसी निकल जाएगी। दैट्स मीन कि ये कैपेसिटर वर्क करता है किस पर, केवल एसी पर, केवल एसी पर, डीसी पर नहीं। तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वो समझ लेंगे कि एमीटर और वोल्टमीटर आपको पता ही होगा। एमीटर क्या करता है, एमीटर धारा को नापता है, और वोल्टमीटर आपका किसको नापता है, वोल्टेज को नापता है। तो यहाँ एमीटर की बात आई है, एमीटर धारा को नापता है, और एमीटर धारा को नापता है, और यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस है, ऑप्शन गिवन है कि शून्य होता है, इकाई होता है, अनंत होता है, या धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ देखेंगे कि इसका जो प्रतिरोध है वो आपका 0 होता है। एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। क्यों, यहाँ देख लेंगे, एमीटर है ये, और इसका जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है वो पैरेलल में लगाया जाता है, देख लेंगे पैरेलल में, इसका रेजिस्टेंस पैरेलल में, लेकिन ये बाहर से रेजिस्टेंस लगाया गया है, इसके अंदर का रेजिस्टेंस अपना खुद का एक होता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, यही वाला रेजिस्टेंस पूछ रहा है कि इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। तो हम देखेंगे कि इसकी एक्चुअली कैपेसिटी बहुत कम होती है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस 0 रखेंगे, इसका रेजिस्टेंस 0 रखेंगे। तो यहाँ पर जब करंट आएगी यहाँ से, जब यहाँ से करंट आएगी तो मोस्टली करंट किस में चली जाएगी, मोस्टली करंट यहाँ से आएगी, यहाँ से। क्यों मोस्टली, क्योंकि एमीटर है और एमीटर को धारा ही नापना है, एमीटर को क्या करना है, धारा ही नापना है। तो जितनी ज्यादा यहाँ पर धारा आएगी उतनी ही ज्यादा तो मेजरमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो एमीटर है, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के जस्ट अपोजिट वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो आपका इनफाइनाइट होता है। यहाँ से अगर दूसरा क्वेश्चन एमीटर ना कह के वोल्टमीटर कह देगा तो उसका जो प्रतिरोध है वो इनफाइनाइट होता है, और प्रतिरोध, ठीक है, बस इतना ठीक है इसमें।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे कि किरचॉफ का नियम है क्या। किरचॉफ का, तो किरचॉफ के दो नियम हैं। किरचॉफ के यहाँ पर दो नियम होते हैं, एक करंट का नियम होता है और एक वोल्टेज का। तो यहाँ देख लेंगे किरचॉफ के दो नियम, एक करंट का नियम है और एक वोल्टेज का नियम है। तो नियम देख लेते हैं। पहले कि करंट का नियम कहता है कि किसी भी पॉइंट पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दैट्स मीन कि अगर इस पॉइंट पर ये दो धाराएं करंट I1 और I2 आ रही हैं और यहाँ से करंट जा रही है I3, I1 और I2 इस पॉइंट पर आ रही हैं और इस पॉइंट से निकल रही है I3, तो इन तीनों का जो बीजगणितीय योग है दैट्स मीन I1 प्लस में I2 है, लेकिन ये निकल रही है इसलिए माइनस में हो जाएगी I3। इनका बीजगणितीय योग 0 है। कितना है? 0। ये आपका धारा का नियम हो गया, या इसी को कह सकते हैं आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। कैसे कि I1 प्लस I2 I3 को उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा ये I3। तो देखो I1 प्लस I2 आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धारा, तो आने वाली धाराओं का योग किसके इक्वल होता है? जाने वाली धारा के। ये किरचॉफ का पहला नियम है, वो भी धारा का नियम। चलो वोल्टेज का नियम देख लेते हैं। वोल्टेज का नियम क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में किसी भी बंद परिपथ में, ये क्लोज है ना, किसी भी बंद परिपथ में जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं और वोल्टेज ड्रॉप है उन सभी का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, इसका वोल्टेज सोर्स है E, और इसमें जो ड्रॉप है वो V है, इनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। दैट्स मीन कि E, और देखो E यहाँ पर अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो और करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो V को आपको माइनस करना पड़ेगा और इनका योग 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वोल्टेज का नियम है। तो चलो इसमें कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, इसके ऑप्शंस चेंज हैं, ऑप्शंस इसमें चेंज हैं। तो चलो मैं बता देती हूँ कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस गलत हो गए हैं। चलो नेक्स्ट आता है सही संबंध बताना है। किसमें? धारिता इज इक्वल आवेश अपॉन विभव। धारिता इज इक्वल आवेश विभव इनटू विभव इज इक्वल आवेश इंटू धारिता, और आवेश इज इक्वल धारिता इंटू विभव। तो सीधा एक फॉर्मूला है, क्या है कि C इज इक्वल कैपेसिटेंस इज इक्वल Q अपॉन V। ये आपका फॉर्मूला होता है। दैट्स मीन की कैपेसिटेंस इज इक्वल कूलम अपॉन वोल्टेज। ठीक है, दैट्स मीन की धारिता इज इक्वल आवेश अपॉन वोल्टेज। सी कैपेसिटेंस मीन्स धारिता अपॉन Q आवेश है अपॉन V क्या है? वोल्ट। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि कौन सा आपका सही हो रहा है कि धारिता इज इक्वल आवेश अपॉन विभव वोल्ट। सही हो रहा है, फर्स्ट वाला सही है इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें 14। किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को कहते हैं। तो देखो अभी मैंने बताया था कि कोई भी कंडक्टर है उसमें चार्ज को क्या करना है? गतिमान करना है। तो मैंने अभी बताया था कि चार्ज जब भी पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, आयंस हो, चार्ज जब भी क्या होगा? मूवमेंट होगा, दैट्स मीन कि गतिमान होगा।
तो वहां विद्युत धारा होगी। तो क्या कहते हैं उसको? वोल्टेज कहते हैं, आवेश कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विभव। तो क्या है? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ये आपका सॉरी विद्युत धारा, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है इसमें मीटर जो विद्युत धारा मापता है, अभी पहले ही मैंने बताया कि मीटर जो विद्युत धारा को नापता है उसे क्या कहते हैं? अमीटर। पीछे ही बताया अभी। तो आंसर हो जाएगा आपका एमीटर। चलो नेक्स्ट है, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा का अनुपात रहता है। चलो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। ओम का नियम, ये आपका ओम का नियम है। कैसे? कोई भी एक बंद सर्किट है, सपोज करो कि इसमें जो करंट फ्लो होने वाली वो आई है, ये वोल्टेज है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जो वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है, एक कोई बैटरी लगी होगी, इसका जो पोटेंशियल है वो V है, और यहाँ से जो करंट फ्लो होने वाली वो I है। तो किसी भी रेजिस्टेंस में जब ये फ्लो होगी, सपोज करो यहाँ रेजिस्टेंस RL, कुछ भी ले लो, RL ले लो, या कोई वायर ले लो, या फिर कोई भी इक्विपमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो V है और जो I है, जितना ज्यादा वोल्टेज हम बढ़ाएंगे, जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे, उतनी ही ज्यादा हमें यहाँ से करंट फ्लो मिलेगी। ठीक है, तो जो V है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, दैट्स मीन कि अगर वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाते जाए तो करंट भी यहाँ पे अपनी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट होगा आपका R, और इसी कहते हैं रेजिस्टेंस। R क्या है? रेजिस्टेंस। किसका रेजिस्टेंस है? इस वायर का, ये जो आपने लगाया हुआ है इसका क्या है? ये रेजिस्टेंस है। तो वोल्टेज और करंट का अनुपात कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल RI है, रेजिस्टेंस को यही छोड़ देंगे, रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? यही छोड़ देंगे, और करंट इसके इनटू में, तो ये अपॉन में चली आएगी, दैट्स मीन V अपॉन I हो जाएगा, इज इक्वल R। और ये आपका कैसा होता है? नियत होता है। ये कैसा होता है? नियत होता है। तो देखते हैं, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा का अनुपात कैसा रहता है? नियत। क्यों नियत रहता है? सपोज करो अगर मैंने वोल्टेज को 2 गुना कर दिया, 2 गुना, तो अभी मैंने बताया ना कि ओम का नियम क्या कहता है कि वोल्टेज अगर 2 गुना करेंगे तो धारा भी आपकी 2 गुनी हो जाएगी। तो धारा भी आपकी 2 गुनी होगी, इससे ये फिर से कट जाएगा, फिर भी V अपॉन I सेम है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी परमानेंट क्या है? सेम है। तो यहाँ पर बदलता है या समान रहता है, बढ़ता है घटता है तो समान रहता है। ये हो गया। चलो नेक्स्ट है 1500 वाट 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा होगी। आपके घर में मीटर लगा होता है, कैसे मेजरमेंट करते हैं उस मीटर का? मीटर के थ्रू हम जो भी अपना वैल्यू निकालते हैं कि हमारा कितना जो है बिजली का चार्ज हुआ है, वो कैसे किस में निकालते हैं? यूनिट में। यूनिट दैट्स मीन कि उस यूनिट को एक्चुअली में जो बोलते हैं वो किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, इसे कहते हैं किलोवाट घंटा को यूनिट। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। कभी भी आपको यूनिट निकालनी हो और आपके घर में अप्लायंस दिए गए हों, अप्लायंस जो भी लगे हों, उसकी अगर आपको यूनिट निकालनी कि कितना चार्ज हमारे घर में आने वाला है, तो देखो यूनिट का सीधा सीधा फॉर्मूला जो होता है, यूनिट खर्च हुई यूनिट, घर जो भी जितनी भी यूनिट खर्च हो रही है, ये होता है वाट। जितने भी अप्लायंस हैं उनकी वाट में रेटिंग घंटा, कितने घंटा वो चला, संख्या कि कितने वाट के अप्लायंस जो लगे हुए हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ अप्लायंस, ठीक है, इनटू
अगर मंथ का निकालना है, 1 मंथ का निकालना है, 2 मंथ का निकालना है कि कितना बिजली खर्च आ रहा है, तो वो दिन, क्या दिन, और अपॉन में 1000, ठीक है। ये यूनिट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपके घर में जो भी अप्लायंस लगे हुए हैं उनकी रेटिंग इनटू वो कितने घंटे चला एक दिन में, और उनके कितने चले हैं, मान लो 2 बल्ब लगे हैं, 4 बल्ब लगे हैं, वो संख्या इनटू महीने भर का अगर आप निकाल रहे हैं यूनिट, तो वो उसमें महीने में दिन अपॉन 1000, इससे डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो वो आपकी यूनिट निकल के आएगी। चलो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें नहीं भी गिवन हो सकती हैं, नहीं भी गिवन हो सकती हैं। कौन सी? संख्या 1 होगी, दिन आपको मान लो एक ही दिन का निकालना है, ऐसे गिवन होगा। तो है यहाँ पर कि 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा, ठीक है, सीधा सीधा पूछा हुआ है 1500 वाट, तो देखो वाट गिवन है इनटू 4 घंटे, घंटे गिवन है, खर्च की गई ऊर्जा, और ना ही संख्या एक ही है, एक ही हीटर है, और एक ही दिन का निकालना है। दिन क्या है? एक ही दिन का निकालना है, और अपॉन में जब संख्या 1 है और एक ही दिन का निकालना है तो अपॉन में फिर 1000 डिवाइड कर देंगे 6 यूनिट। कितना? 6 यूनिट। तो यहाँ पर कहाँ है? 6 यूनिट। चलो ये हो गया। नेक्स्ट है, सेम क्वेश्चन है, 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होगा। चलो यहाँ देख लेते हैं, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। क्या? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल VI, वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। चलो P इज इक्वल V, क्योंकि I का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने ड्राइव कराया था, R इज इक्वल V अपॉन I से, अगर I यहाँ से निकालेंगे तो V अपॉन R हो जाएगा, इसमें रखेंगे I की वैल्यू V अपॉन R, तो देखो क्या होने वाला है, P इज इक्वल V स्क्वायर अपॉन R। चलो यहाँ पे देख लेंगे, रेजिस्टेंस और पावर एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल हैं। दैट्स मीन कि अगर पावर की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, पावर की वैल्यू अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कम है। दैट्स मीन कि यहाँ पे कह सकते हैं कि 200 वाट और 500 वाट में पावर किसकी ज्यादा है? पावर ये ज्यादा है, और किसकी पावर कम है? 200 की कम है। तो 200 की अगर पावर कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। तो 200 का ही प्रतिरोध पूछ रहे हैं तो इसका अधिक, यहाँ पे आंसर हो जाएगा अधिक। चलो अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई क्या है? अभी मैंने बताया था कि आवेश की जो इकाई होती है, आवेश की जो इकाई होती है चार्ज की, वो आपकी क्या होती है? कूलाम, कूलाम होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटर, चलो यहाँ पे एक और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है वो समझ लेंगे। दो कैपेसिटर है यहाँ पे, एक C1 है एक C2 है। अगर इन दोनों को मैंने पैरेलल में लगा दिया, पैरेलल, और अब पूछा जाए कि इस कैपेसिटेंस, इसके टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, इसके टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो अगर ये पैरेलल में लगे हुए तो हम कहेंगे टोटल कैपेसिटेंस C इज इक्वल हो जाएगा इन दोनों का ऐड, C1 प्लस C2, ठीक है। ये पैरेलल में हो गया, ये पैरेलल में। अब सीरीज में अगर इन्हीं को लगा दिया जाए, यही C1 और C2 को अगर सीरीज में लगा दिया जाए, सीरीज में, तो क्या होगा? सीरीज में जो लगाते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1/C, C क्या है? टोटल कैपेसिटेंस, 1/C इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। ये दोनों फॉर्मूले जस्ट अपोजिट है रेजिस्टेंस के लिए। रेजिस्टेंस के लिए होता तो ये रेजिस्टेंस इसमें हो जाता पैरेलल वाले में ये वाला फॉर्मूला,
और सीरीज वाले में ये वाला फॉर्मूला। लेकिन ये कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस के लिए यही इसकी वैल्यू होगी। चलो तो देख लेते हैं, बराबर कैपेसिटी वाले 4 कैपेसिटर को जब सीरीज में जोड़ा जाता है तो क्या होगा। तो सीरीज में देखो 4 में जोड़ने वाली हूं, यहाँ पे देख लेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। ये सीरीज में जोड़े हैं, बराबर कैपेसिटी है, दैट्स मीन कि सी 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 और सी। क्योंकि फॉर्मूला मुझे पता है सीरीज में ये होता है, तो इसमें लगाएंगे तो 1/c, सी टोटल, सी टोटल है तो 1/c इज इक्वल 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, दैट्स मीन की 4/c, 4/c। लेकिन अभी देखो ये 1/c की वैल्यू है 4/c, तो मुझे 1/c थोड़ी ना चाहिए, मुझे चाहिए है c, ओनली c, दैट्स मीन कि c मैं ऊपर ले जा रही हूँ ना। 1/c की वैल्यू जो निकल के आई है वो 4/c है, लेकिन मुझे c लेना है, दैट्स मीन मैं इसे पलट देने वाली हूँ, c इज इक्वल हो जाएगा, ये भी पलट जाएगा c/4, c/4। तो कहाँ पर है c/4, c/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला जो आता है, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है। देखो संधारित्र कैपेसिटर की जो ऊर्जा है, कैपेसिटर की जो ऊर्जा है वो स्टोर्ड होती है 2 प्लेटों के बीच में, 2 प्लेटों के बीच में। कैसे, ये है आपका कैपेसिटर, इसमें जो 2 ये जो मैं बना रही हूँ ये आपकी प्लेटें हैं, ये क्या है, प्लेटें हैं। इन प्लेटों के बीच में क्या स्टोर होता है, चार्ज स्टोर होता है। इन प्लेटों के बीच में चार्ज स्टोर, और स्टोर है, कहीं भाग नहीं रहा है, यहाँ मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ आवेश जाके बैठ जाता है, चार्ज है ये, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है कि संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे स्टोर्ड है, कहीं भागना नहीं है इसे, ठीक है। और यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, किसी बल्ब पर 200 तथा 100 लिखा हो तो उस बल्ब का प्रतिरोध क्या है। एक्चुअली जो ये 200 और 100 है, यहाँ पे यूनिट नहीं गिवन है, एक मिनट मैं बताती हूँ क्या है ये 200 एंड 100 इनमें वाट है, क्या है, वाटेज है। एक बल्ब की वाटेज है 200 और इस बल्ब की है 100, तो उस बल्ब का, हाँ बल्ब एक ही है, एक मिनट, बल्ब एक ही है, एक 200, एक वाट है, एक वोल्टेज है, और एक इसमें वाटेज है, ठीक है। एक वोल्टेज है 200 वोल्ट है, और W क्या है, इसमें वाटेज है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि उसका प्रतिरोध, तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि P इज इक्वल क्या होता है, V² अपॉन R, V² अपॉन R। P की वैल्यू गिवन है 100, P की वैल्यू 100, V वोल्टेज की वैल्यू 200, रेजिस्टेंस की वैल्यू उसने यहाँ पे पूछा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कितना हो जाएगा 400। रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आई है 400, देख लीजिए यहाँ पे 400 इसका आंसर हो जाएगा, 400 ओम, ठीक है। और ये 200 आपका वोल्टेज था V, और ये 100 यहाँ पे वाटेज था W, ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, किसी भी मटेरियल की या किसी भी कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी,
ठीक है, ये क्या करती है कि करंट के फ्लो होने का अपोज करती है। तो जैसा अभी मैंने बताया था, R इज इक्वल रो L अपॉन ए, ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इसमें रो क्या है, रो यही है आपकी रेजिस्टिविटी, यही क्या है, रेजिस्टिविटी, यही आपकी रेजिस्टिविटी है। रो क्या है इसकी, रेजिस्टिविटी। यहां देखेंगे अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध। अब चूंकि अच्छा सुचालक है तो उसमें जो रेजिस्टेंस का जो अपोज करने का सिस्टम है वो कम होना चाहिए, क्योंकि सुचालक चीज तभी होगी जब वो करंट को बहुत अधिक फ्लो करे। तो फ्लो ज्यादा होने के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी डाउन होनी चाहिए। तो क्या होने चाहिए कि तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन क्षेत्र एवं चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, सभी तापमान पर निर्भर करता है, या किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मैंने बताया किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी दैट्स मीन उसका गुण होता है वो, ठीक है, तो उसका गुण होता है। तो यही यहाँ पे कहा गया कि सुचालक के पदार्थ पर, पदार्थ का जैसा गुण होगा रेजिस्टिविटी वैसी होगी, ठीक है। और एक किसी भी निश्चित ताप पर, किसी भी निश्चित ताप तक तो वो स्थिर रहती है रेजिस्टिविटी, लेकिन फिर एक ताप के बाद वो घटने या बढ़ने लगती है, ठीक है। तो वही चीज है कि यहाँ पर डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि यदि दो चालक का एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, दो चालक हैं, दो चालक यहां मैंने ये बना दिए, दो चालक हैं, या तो वो एक ही दिशा में लेकर जाएंगे या फिर अलग अलग डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। तो कैसे लेंगे वो देख लेते हैं। सपोज दैट कि दो चालक हैं, एक इस दिशा में करंट ले जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, एक नीचे ले आ रहा है नीचे, तो ये तो एक ऊपर की दिशा है एक नीचे की दिशा है, अलग अलग है। तो जब अलग अलग डायरेक्शन होती है तो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं वो रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पर रिपल्सन का फोर्स लगाते हैं। और यही अगर डायरेक्शन इनकी सेम हो जाए करंट की, तो ये एक दूसरे के ऊपर कैसा आकर्षक का फोर्स लगाते हैं, ठीक है, आकर्षण फोर्स। तो ये हो जाएगा यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, तो ऑप्शन देखते हैं क्या है कि चालक अनुनाद में होंगे, रेजोनेंस बोल रहे हैं, ठीक है, या दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, वोल्टता का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, सभी तापमान पर स्थिर रहेगा और चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या चालक एक दूसरे को आकर्षित। तो बस एक ही यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है कि अगर सेम डायरेक्शन है तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। चलिए ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको पता होगा कि आपके घर में जितने भी अप्लायंस लगे हुए हैं, फैन हो, लाइट हो, जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, वो सब किस में लगे होते हैं, सीरीज कनेक्शन होता है उनका या पैरेलल कनेक्शन होता है। तो सबको पता होना चाहिए, सबके घर में सारे अप्लायंस लगे हैं तो सबको पता है कि चाहे आपका फैन हो और चाहे लाइट बल्ब हो, सबसे एक न्यूट्रल और एक फेज निकलता है और कोई दो पॉइंट पे जाके कनेक्ट हो जाता है। और कभी दो पॉइंट पे जाके सारे अप्लायंस कनेक्ट हो रहे हैं तो वहां जो कनेक्शन होगा, वहां पर जो कनेक्शन होगा, ये देखो ये लाइट पॉइंट है, ये भी लाइट पॉइंट है, ये लाइट पॉइंट है, इनका सारा फेज और न्यूट्रल, ये सारे फेज हैं और ये सारे न्यूट्रल हैं। मैंने फेज सारे कनेक्ट कर दिए, न्यूट्रल सारे, और जाके यहाँ जो सप्लाई है, जो मेन सप्लाई है, वहां से मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ये किस में है सारे, ये सारे पैरेलल में है, ये सारा कनेक्शन क्या है, पैरेलल। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, चलो यहाँ पे पैरेलल है तो देखो पैरेलल के थ्रू क्या कह रहे हैं कि प्रतिरोध में अंतर, तो प्रतिरोध की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। फिर कह रहे हैं ताप में अंतर, ताप की भी कोई बात नहीं है।
विद्युत विभवांतर में अंतर। मैंने पैरेलल में बताया कि पैरेलल में जो भी वोल्टेज लगेगा वो इसमें भी सेम होगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें, तो विभवांतर में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन विद्युत धारा में अंतर है। करंट यहां से जाएगी तो इसमें जाएगी अलग, इसमें जाएगी अलग, और इसमें जाएगी अलग। ठीक है, हाँ, कि घरों में पंखे जो और जो लाइट लगे होते हैं, वो किस क्रम में होते हैं? पैरेलल। अभी मैंने जस्ट बताया, तो श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी और समांतर संयोजन, या इनमें से कोई नहीं, तो ये होता है आपका पैरेलल में। अभी जस्ट मैंने बताया, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, समांतर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। परिपथ का गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था कि एक कंडक्टर में जो हीट डेवलप हो रही थी वो किसके थ्रू हो रही थी? I²R लॉस। क्या था वो? I²R लॉस। अभी मैंने पीछे ही बताया था, क्या था वो? I²R लॉस। ये क्या है? ये हीट है, ये हीट है। चलो, तो क्या है कि परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। तो ताप में कौन बदलता है? प्रतिरोध, धारा, वोल्टता या विद्युत वाहक बल। तो क्या है इसमें? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला जो है वो है कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। कौन होता है? प्रतिरोधों में अंतर, ताप में अंतर, या विद्युत विभवांतर में अंतर, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी कभी एक बैटरी लगाते हैं, जब भी कभी एक बैटरी लगाते हैं किसी भी अप्लायंस में या कंडक्टर में, जहां पर भी, तो इसका जो पॉजिटिव सिरा है और ये जो नेगेटिव सिरा है, इस पॉजिटिव सिरे से जो वोल्टेज होगा, इस पॉजिटिव सिरे पर जो वोल्टेज होगा, इसी के जस्ट ये वाला जो सिरा है ना, ये जीरो पर होता है। ये किस पर होता है? जीरो पोटेंशियल पर होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं कि सपोज दैट यहाँ पर वोल्टेज है आपका 3, वोल्टेज आपका 3, यहाँ पे कोई अप्लायंस लगा हुआ है, सपोज दैट रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और इस वाले का जो है वोल्टेज वो 2 है। वो कितना है? 2 है। तो जो यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी, जो करंट फ्लो होगी वो होगी I इज इक्वल V, दैट्स मीन कि इसका और इसका अंतर 3 - 2 अपॉन R। ये इसमें करंट फ्लो होगी, दैट्स मीन कि यहाँ कह सकते हैं कि करंट जब भी फ्लो होती है इन दोनों वोल्टेज के अंतर के बराबर फ्लो होती है। इन दोनों का अंतर क्या है? 3 - 2 इज इक्वल 1। 1 वोल्टेज के थ्रू यहाँ पे करंट फ्लो होगी, ना कि 3 वोल्टेज या 2 वोल्टेज के। नहीं, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो 3 और 2 का, दोनों पॉइंट का जो अंतर है, विभवांतर है, उसके इक्वल होगी। दैट्स मीन कि 1 वोल्ट के इक्वल इसमें करंट फ्लो होगी। तो 1 वोल्ट अपॉन R की जितनी भी वैल्यू होगी उतनी। ठीक है, तो विद्युत विभवांतर के अंतर के बराबर इसमें करंट फ्लो होती है। चलो नेक्स्ट है, धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होगा? धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या कोई चेंज इसमें नहीं होगा, या कोई चेंज इसमें नहीं होगा। तो यहां देख लेंगे, किसी भी धातु का सपोज दैट ये कोई कंडक्टर है, ये कोई क्या है? कंडक्टर है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ। जब किसी भी कंडक्टर में या किसी भी धातु में, जब यहाँ पे टेम्परेचर मैंने दे दिया, क्या दे दिया? टेम्परेचर, कोई भी यहाँ पे टेम्परेचर मैंने दे दिया, तो क्या होगा? इन फ्री इलेक्ट्रॉन में हलचल होने लगेगी।
ठीक है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स में हलचल होगी, ये एक दूसरे की तरफ भागेंगे, ये एक दूसरे की तरफ भागेंगे, तो यहाँ पे कॉलिजन बढ़ेगा। कॉलिजन बढ़ेगा दैट्स मीन कि अगर कभी भीड़ भाड़ होती है और भीड़ भाड़ में कुछ मतलब ऐसा हो जाता है कि लोग यहाँ से वहां भागने लगते हैं, ठीक है। तो जब लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं तो हमें चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो हमें चलने में, हम जो अपने रास्ते जा रहे हैं वहां से, ठीक है, तो अब जब क्या होगा कि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ उथल पुथल हो जाएगी, तो हमें मतलब कि एक जगह से पैर रखने में भी, थोड़ा सा भी निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ऐसे ही यहाँ होगा, जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ इनमें, इन इलेक्ट्रॉन्स में उथल पुथल होगी, तो इनको भी अपने एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और जब दिक्कत होगी, इनको इलेक्ट्रॉन्स को दिक्कत होगी, तो ये मूव नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा। और मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब मूव नहीं कर पाएंगे दैट्स मीन कि इनकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, इनकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, दैट्स मीन कि करंट फ्लो होने की जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी। तो करंट फ्लो होने की प्रॉपर्टी कम हो जाएगी दैट्स मीन कि रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे कंडक्टर में रेजिस्टिविटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे क्या, धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध, रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ता है, दैट्स मीन कि बढ़ेगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो है ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ह्यूमन बॉडी का जो प्रतिरोध होता है वो लगभग होता है, तो वो होता है आपके 1000 ओम के। वो कितना होता है, 1000 ओम के। ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। 1000 ओम की हमारी जो बॉडी है, बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो होता है करीब 1000 ओम तक, बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जब करंट लगती है बहुत जल्दी दौड़ जाती है। चलो नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात, इंडक्टिव प्रतिघात। तो पहले तो ये समझ लेते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि आवृत्ति क्या है, इंडक्टिव प्रतिघात क्या है, ठीक है। तो देखते हैं, देखते हैं यहाँ पे, ये एक कॉइल है, ये क्या है, एक कॉइल है। अब ये कॉइल कैसी है, आपके फैन में भी कई सारी कॉइल लगी होती है ना, ये वही कॉइल है। और इसका, इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है उसे इंडक्टिव प्रतिघात कहते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं XL से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं XL से। और इसकी, इस कॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है उसे इंडक्टेंस बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस, दैट्स मीन L, ठीक है। और इस L का, इस XL का जो फॉर्मूला होता है, XL इज इक्वल 2 पाई FL। ये कॉन्सेप्ट है कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट्स मीन इंडक्टिव प्रतिघात है XL, दैट्स मीन इसका रेजिस्टेंस, इसका कॉइल का रेजिस्टेंस, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई F, फ्रीक्वेंसी F क्या है, फ्रीक्वेंसी है, इनटू L, दैट्स मीन इंडक्टेंस। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो आवृत्ति के घटने पर दैट्स मीन की फ्रीक्वेंसी के घटने पर L पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी और L, फ्रीक्वेंसी और L सॉरी इंडक्टिव प्रतिघात दैट्स मीन XL पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर 2 पाई अगर यहाँ कांस्टेंट है और L अगर कांस्टेंट है तो XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी XL बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी XL आपका घटेगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि आवृत्ति घटने पर हमारा जो इंडक्टिव प्रतिघात है वो भी आपका घटेगा, दैट्स मीन कि डाउन, ये होगा। इतना समझ आया। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ सेम क्वेश्चन है, अभी इससे पहले मैंने करा दिया है कि कांच की छड़ जब सिल्क के कपड़े से रगड़ी जाती है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। चलो क्वेश्चन है कि कांच की छड़ से जब उसे रगड़ते हैं रेशम को तो किस टाइप का विद्युत पैदा होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गतिक विद्युत पैदा होगी, स्थैतिक विद्युत, या दोनों पैदा होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया था कि जब भी कभी कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, पार्टिकल निकलते हैं और रेशम पे जाके क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर
जब डिपॉजिट हो जाएंगे उस पर, तो मैंने बताया कि जब आवेश डिपॉजिट हो जाता है दैट्स मीन कि वहाँ स्टोर्ड हो जाता है, वहाँ आयंस बन जाते हैं, ठीक है, वो सब आयंस बन जाते हैं और हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा विद्युत होगा, स्थैतिक विद्युत, क्योंकि आवेश की बात हो रही है, वहाँ पे कौन सा आवेश है, स्थैतिक विद्युत आवेश है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 6.0 पर 1.2 की धारा लेने वाले बिजली के बल्ब का प्रतिरोध होगा, ठीक है, इसका प्रतिरोध बताना है। तो यहाँ पर 6.0 ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, यहाँ पर गिवन नहीं है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, रेजिस्टेंस वोल्टेज की वैल्यू, आई थिंक वोल्टेज की, ठीक है, ये वोल्टेज की वैल्यू है, गिवन नहीं है यहाँ पे, ये वोल्टेज की वैल्यू है V, V इज इक्वल गिवन है यहाँ पे 6, V गिवन है 6 और धारा की वैल्यू जो गिवन है 1.2। तो पूछ क्या रहे हैं इसमें, प्रतिरोध पूछ रहे हैं, तो R इज इक्वल आपको पता होना चाहिए, R इज इक्वल V अपॉन I, तो V कितना है 6, I कितना है 1.2, तो कितना हो जाएगा 5 ओम, कितना होगा 5 ओम, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था, 5 ओम, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 3 सेकंड्स में किसी तार से होकर 30 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तार में प्रवाहित धारा, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसमें टाइम की वैल्यू गिवन है 3 सेकंड, टाइम की वैल्यू 3 सेकंड्स है, 3 कूलम का आवेश है, दैट्स मीन कि Q की वैल्यू जो है वो 30 कूलम है, ठीक है, और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पूछा है, तो डायरेक्ट अभी मैंने इससे पहले सबसे पहले जो बताया था वो यही बताया था कि I इज इक्वल dq अपॉन dt होता है, I इज इक्वल dq अपॉन dt। चलो I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Q की वैल्यू गिवन है 30, T की वैल्यू गिवन है 3, डिवाइड करेंगे 10 एम्पियर, यहाँ पर 10 एम्पियर करंट की वैल्यू आएगी 10 एम्पियर, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 वाट के 10 बल्ब को यदि प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तब एक माह दैट्स मीन कि 30 दिन में किलोवाट घंटों में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। किलोवाट घंटे में पूछ रहे हैं, दैट्स मीन कि क्या पूछ रहे हैं, यूनिट पूछ रहे हैं। अभी मैंने बताया कि किलोवाट घंटा है क्या, यूनिट है, यूनिट। तो पूरा सीधा फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर कि यूनिट किलोवाट घंटा इज इक्वल होता है, क्या होता है, वाट इंटू घंटा इंटू नंबर दैट मीन संख्या और इंटू दिन अपॉन 1000। इसमें सारी वैल्यू पुटअप कर देंगे। वाट कितना है, 50 वाट है, घंटा कितना है, कितने घंटे ये चल रहे हैं, 10 घंटे चल रहे हैं, संख्या कितनी है, 10 बल्ब है, 10 बल्ब है, और दिन कितने हैं, 30 दिन अपॉन 1000। चलो सॉल्व कर लो, कितना हुआ 150, कितना हुआ 150, क्या 150 किलोवाट घंटा यूनिट, ये यूनिट है। तो देखो यहाँ पे क्या है 150 है। अगला क्वेश्चन है इंडक्टेंस से है, इंडक्टेंस। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इससे पहले कि कोई भी कॉइल है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उसे इंडक्टेंस बोलते हैं, दैट की प्रेरकत्व बोलते हैं, हिंदी में प्रेरकत्व। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि 5 मेगाहर्ट्ज, अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, प्रेरकत्व की यूनिट
प्रेरकत्व की जो यूनिट है वो हेनरी है। क्या है? हेनरी। H इसे डिनोट करते हैं H से, H हेनरी। ये किसकी यूनिट है? ये प्रेरकत्व की यूनिट है, प्रेरकत्व की यूनिट। चलो इसमें इसी का यूज है। क्या कह रहे हैं कि 5 मिली हेनरी, 4.3 मिली हेनरी और 0.6 मिली, ये मेगा नहीं है, यहाँ पे मिली है, स्मॉल m है, स्मॉल m, क्योंकि कभी हेनरी मेगा में नहीं होगी। ठीक है, 3 प्रेरकत्व है, इन्हें समांतर में लगाया गया है और कुल प्रेरकत्व पूछा है। तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला है कि अगर इंडक्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे, सपोज दैट कि L1, L2 और L3 है, तो इनका जो टोटल L होगा वो L1, पैरेलल में लगाएंगे तो 1/L इज इक्वल 1/L1 प्लस 1/L2 और प्लस 1/L3 होगा। और यही अगर सीरीज में लगा देंगे, सीरीज में अगर लगाएंगे यही कॉइल्स L1, L2 और L3, तो इनका जो टोटल होगा वो L इज इक्वल L1 प्लस L2 और प्लस L3 होगा। ये सीरीज के लिए है और ये आपके पैरेलल के लिए। जस्ट लाइक जैसा आपका रेजिस्टेंस में होता है, सिर्फ कैपेसिटेंस का अलग होता है सीरीज पैरेलल, और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का सेम होता है। तो इसमें कहा गया है कि तीनों को किस में लगाना है? समांतर में लगाना है, पैरेलल में लगाना है। तो इसमें जब पैरेलल लगाएंगे तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं कि 1/L, 1/L1, L1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। L2 की वैल्यू कितनी है? 4.3 है। L3 की वैल्यू कितनी है? 0.6 है, 0.6। इसको सॉल्व कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा इसमें से होगा। ठीक है, चलो अगला है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है? 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए न्यूट्रल वायर का कलर। तो चलो यहाँ न्यूट्रल वायर का पूछा है, लेकिन मैं यहाँ सारा कलर बताऊंगी यहाँ पे कि किसका कौन सा कलर होता है। 3 फेज 4 वायर है, 1 2 3, 3 फेज है और एक न्यूट्रल वायर है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 फेज में R, Y और B होते हैं, रेड, येलो और ब्लू। रेड, येलो और ब्लू ये होते हैं आपके फेज वायर। ये कौन से फेज वायर होता है? RYV फेज वायर है। अब ये क्या है? ये न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वायर होता है आपका ब्लैक। न्यूट्रल वायर क्या होता है? ब्लैक होता है, इसमें है काला। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ ग्राउंड की बात कर दी जाती कि ग्राउंड वायर का कलर कैसा होता है, तो वो आपका ग्रीन होता है। ग्राउंड वायर का कलर जो है वो ग्रीन होता है। चलो अगला जो क्वेश्चन है, उच्च वोल्ट ट्रांसमिट लाइन में सबसे ऊपर का चालक होता है। RYB, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि RYB ये फेज वायर है। जब ऊपर आपने देखा होगा तीनों RYB फेज वायर जाते हो, तो उसके सबसे ऊपर वाला जो वायर होता है ये वो आपका अर्थ वायर होता है। वो कौन सा वायर होता है? अर्थ वायर। और ये क्यों होता है अर्थ वायर? ताकि कभी भी लाइटनिंग हो, वो जो बिजली कड़कती है ना, उसके थ्रू आवेश चार्ज नीचे उतर के आता है। तो उस चार्ज की वजह से ये वायर कभी डिफेक्ट ना हो, तो उन चार्जेस को ये अपने ऊपर लेके कहाँ कर देता है? अर्थ में, ग्राउंड में कर देता है। इसीलिए इसको कहते हैं अर्थ वायर। तो उच्च वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक क्या होता है? अर्थ वायर होता है। ठीक है, अर्थ वायर। ये 4th आपका सही है। चलो नेक्स्ट है कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम। अभी मैंने बताया था कि किरचॉफ के नियम, इसीलिए मैंने पहले बता दिया था कि आने वाले क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सीधा सीधा देखेंगे कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम संबंध रखता है, किससे संबंध रखता है?
जंक्शन वोल्टेज से, या आईआर ड्रॉप और बैटरी के विद्युत वाहक बल से, या आईआर ड्रॉप से, खाली आईआर ड्रॉप से, या बैटरी के विद्युत वाहक बल से। तो अभी मैंने पीछे ही बताया है कि किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम वो क्या कहता है कि जो बैटरी है उसका जो वोल्टेज है वो, और जो उसमें ड्रॉप हो रहा है, जो उसमें पूरी सर्किट में जो ड्रॉप हो रहा है, उन ड्रॉप के और जो बैटरी का जो वोल्टेज है उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो आपका 0 होता है। तो वही है कि आईआर ड्रॉप और बैटरी के विद्युत वाहक बल, इसी को ईएमएफ बोलते हैं, ईएमएफ, ठीक है, विद्युत वाहक बल दोनों से, ठीक है। तो ये आपका थर्ड आंसर इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रहा है ये। ई प्लस जो मैंने V लिखा हुआ था V, ठीक है, तो माइनस V, या इसी को बोलते हैं आईआर ड्रॉप, इसी को क्या बोलते हैं आईआर ड्रॉप, इज इक्वल हो जाएगा आपका 0, बीजगणितीय योग 0 होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कैपेसिटर के बारे में अभी जस्ट मैंने पहले बताया था कि 2 प्लेट से बनता है, 2 प्लेट से बनता है। तो यही यहाँ पे है कुछ कि एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेट होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं, जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती हैं। किससे पृथक रहती है? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लेंगे कैपेसिटेंस का। क्या कॉन्सेप्ट है? अभी मैंने बताया था कि एक जो कैपेसिटर होता है, जो कैपेसिटर, ठीक है, इसमें 2 प्लेट होती हैं और इसमें चार्ज स्टोर होता है। लेकिन चार्ज तो स्टोर होता है, लेकिन किस में स्टोर होता है? यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल, यहाँ पे एक इंसुलेटिंग मटेरियल फिल होता है, इसमें एक इंसुलेटिंग मटेरियल फिल होता है। वो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या हो सकता है? वो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या हो सकता है? माइका हो सकता है, ठीक है, वुड हो सकती है, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है। और क्या हो सकता है? आपका एयर भी हो सकती है। लेकिन एयर क्यों नहीं लेते हैं इसमें? क्योंकि जो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो सबसे कम एयर की होती है, सबसे कम एयर की, इसीलिए उसमें नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वो इंसुलेटिंग मटेरियल हम कैपेसिटर में बीच में भर देते हैं, यूज कर देते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आपको पता होगा कि माइका यूज करते हैं। तो इसमें जो बोला गया है कि एक सरल कैपेसिटर में 2 प्लेट होती हैं जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहती है। किसके द्वारा पृथक रहती है? प्रतिरोधक के द्वारा, प्रेरक के द्वारा, परावैद्युत के द्वारा या चालक। तो परावैद्युत दैट मीन कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, अभी मैंने बताया इसमें क्या भरा होता है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल, जिसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इसे नोट कर लेना, इसके अंदर जो भरा होता है वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं परावैद्युत, परावैद्युत। चलो, तो ये थर्ड इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन है इसमें कि दिष्ट धारा मामले में क्वेश्चन है कि दिष्ट धारा मामले में, यहाँ डीसी की बात हो रही है, डायरेक्ट करंट की बात हो रही है। और डायरेक्ट करंट अभी मैंने बताया था थोड़ा बहुत, ये आपकी डायरेक्ट करंट है, ये सीधा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि धारा प्रत्यावर्ती दिशाओं में प्रवाहित होती है। प्रत्यावर्ती मींस अल्टरनेट, प्लस माइनस। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। धारा दोनों दिशाओं में फ्लो होती है। क्या दोनों दिशाओं में फ्लो हो रही है? नहीं हो रही है। धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। धारा की दिशा देखो, ये जो है ये टाइम है,
ओमेगा टी ये टाइम है। तो देखो टाइम चेंज हो रहा है लेकिन धारा की जो मैग्नीट्यूड है वो समान है। क्या मैग्नीट्यूड ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। मैग्नीट्यूड समान है किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में। और धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो हाँ, धारा केवल एक ही डायरेक्शन में ये देखो फ्लो होती चली जा रही है, कोई दूसरी डायरेक्शन नहीं है इसकी ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये लास्ट ऑप्शन इसका सही होगा। चलो अगला देख लेते हैं। अगर वोल्ट एसी लाइन में जोड़ा जाए, यहाँ एसी लाइन की बात हो रही है, दैट्स मीन अल्टरनेटिंग करंट की बात हो रही है। अगर वोल्ट एसी लाइन में जोड़ा जाए तब कौन सा कनेक्शन सार्थक होगा? तब कौन सा कनेक्शन क्या होगा? सार्थक होगा। तो यहाँ देख लेते हैं, पैरेलल, सीरीज या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि अगर वोल्ट एसी लाइन में जोड़ा जाए, एसी लाइन में जोड़ा जाए, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सीरीज हो, ए और बी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों हो सकते हैं। कैसे? ये मान लो सपोज दैट ये गिवन है। ठीक है, इसमें एसी दे सकते हैं, इसमें भी एसी दे सकते थे, वो पैरेलल कनेक्शन है, और इसमें भी एसी दे सकते हैं। एसी का सिंबल है ये, एसी का ये सिंबल है ये। ठीक है, तो सीरीज में भी और पैरेलल में भी आप किसी में भी दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, हाँ तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सही सी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? अभी मैंने बताया कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? वोल्ट एम्पियर या वोल्ट एम्पियर या किलोवाट घंटा। तो आपको अभी जस्ट इससे पहले मैंने क्या बताया है कि किलोवाट घंटा क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। विद्युत ऊर्जा जो खपत हो रही है, दैट्स मीन यूनिट की बात कर रहा है वो, किसकी? यूनिट की। तो यूनिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विद्युत ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वो किलोवाट घंटा। भी बहुत काफी सारा क्वेश्चन में बता चुकी हूँ इस बेसिस पे। ठीक है, तो ये बी आंसर सही हो जाएगा। चलो अगला जो क्वेश्चन है कि फैन जो पंखा चलता है उसका जो रेगुलेटर है में किस प्रतिरोधक का उपयोग होता है? जो फैन रेगुलेटर है जिससे कम ज्यादा करते हैं उसमें जो एक रेजिस्टेंस यूज होता है, में रेजिस्टेंस कहाँ यूज होता है? उसमें रेजिस्टेंस कहाँ है? देखो थोड़ा सा फंक्शन उसका देख लेते हैं कि कैसे है। फैन में क्या लगा हुआ है? फैन में क्या है? वाइंडिंग है। आप कह सकते हैं ये एज अ फंक्शन, एज अ मोटर वर्क करता है। वो भी कौन सी मोटर? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सपोज करो ये है आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यहाँ पे ये फैन है, यहाँ क्या है? ये फैन। चलो फैन में लगाना है मुझे रेगुलेटर, फैन में क्या लगाना है? रेगुलेटर लगाना है। तो रेगुलेटर क्या करता है? उसको कम या ज्यादा करता है। दैट मीन कि इस मोटर का जो परिपथ है, इस मोटर का जो सर्किट है, इसमें एक हम रेजिस्टेंस इंक्लूड कर देंगे। क्या करेंगे? रेजिस्टेंस इंक्लूड। और वही रेजिस्टेंस, जब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इसमें फीड करा देंगे, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, तो बहुत स्लो हो जाएगा। रेजिस्टेंस को धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे तो इसकी स्पीड, फैन की स्पीड क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब जो करंट का अपोज करे, और करंट उसमें कम जाएगी, दैट्स मीन कि कम ईएमएफ डेवलप होगा और इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। ये देखो यहाँ पे ये जो है ये रेजिस्टेंस है पूरा। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट लगा दिया, कॉन्टेक्ट, तो ये देखो पूरा जो होगा, पूरा ये इसको कवर करते हुए इसमें जाएगा, इसको कवर करते हुए जाएगा। दैट्स मीन कि पूरा रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड है, तो इसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। मैंने इसको थोड़ा सा हटा दिया, इसको थोड़ा सा यहाँ से रिमूव कर दिया और कहाँ लगा दिया? यहाँ लगा दिया। दैट्स मीन कि अब रेजिस्टेंस इसके अंदर कितना इंक्लूड हो रहा है? सिर्फ इतना रेजिस्टेंस इसमें इंक्लूड हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ फिर यहाँ। ठीक है, तो सिर्फ इतना रेजिस्टेंस इंक्लूड है। दैट्स मीन कि इसकी अब स्पीड क्या हो गई है? बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस अब कम हो गया है। तो ये इसका फंक्शन होता है। तो अब ये मटेरियल किस चीज का बना है? ये मटेरियल किसका है? तो वो है आपका यूरेका। ये या
क्या लिखा हुआ है, यूरेका, यूरेका, यूरेका का बना होता है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंसुलेटिंग पदार्थ है। इंसुलेटिंग पदार्थ आपको पता ही होगा कि जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है, तो कौन सा है, कॉपर है कि सोना है कि चांदी है कि पेपर है, पेपर, पेपर में करंट फ्लो नहीं होती है, वही आपका इंसुलेटिंग पदार्थ है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो अगला चलते हैं। किसी तार की मोटाई किस पर निर्भर करती है, किसी तार की मोटाई किस पर निर्भर करती है। तो यहां देखते हैं, ये कोई वायर है, ये कोई कंडक्टर है, वायर है, तो इसकी जो मोटाई है, इसकी जो मोटाई है, दैट्स मीन कि दिस ये किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज पर, विद्युत धारा पर, करंट पर, या ए और बी दोनों पर, या किसी पर भी नहीं। तो जो इसकी जो चौड़ाई है, जो मोटाई है, वो सिर्फ और सिर्फ धारा पर निर्भर करती है, ना कि वोल्टेज पर। ठीक है, वोल्टेज का यहाँ कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ धारा पर निर्भर करती है। ठीक है, कैसे, ज्यादा मोटा होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, दैट्स मीन करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगी। पतला वायर होगा तो पतले वायर में क्या है कि रेजिस्टिविटी आपकी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, इसलिए करंट उसमें बहुत कम फ्लो होगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें अपने घर पे बहुत अच्छी अगर वायरिंग करनी है तो बहुत पतले वायर यूज नहीं करने चाहिए, काफी मोटे वायर यूज करने चाहिए। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट है, तो इसका आंसर आपको पता है कि बी ऑप्शन इसमें सही है। चलो अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलेशन दैट्स मीन कि कवर, किस चीज का कवर, किस चीज का कवर, एक कोई वायर है, एक कोई वायर है, इस वायर पर इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ाया गया है। ये देखिए, ये इंसुलेटिंग मटेरियल ये ऊपर से चढ़ाया गया है। आपको पता ही होगा ना कि वायर पर हम टच करने पे कोई करंट वरंट ना लगे और इसमें हीट लॉस ना हो तो हम क्या करते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल ऊपर से लगा देते हैं, चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये ऊपर नीचे इसमें इंसुलेटिंग मटेरियल मैंने चढ़ा दिया है। ठीक है, तो इसकी मोटाई किस पर निर्भर करती है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल की जो मोटाई है वो किस पर निर्भर करती है। तो इसको डायरेक्ट इफेक्ट करने वाला जो होता है वो वोल्टेज होता है, ना कि करंट। करंट का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ सिर्फ वोल्टेज का रोल है। ठीक है, वोल्टेज बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये जो वोल्टेज जब बहुत ज्यादा कर देंगे तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल वो खराब होता चला जाएगा। ठीक है, खराब होता चला जाएगा, और वोल्टेज अगर कम रहेगा तो ये सुरक्षित भी रहेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो वोल्टेज है, वोल्टेज है। ठीक है, चलो अगला जो क्वेश्चन है, आपको वेक्टर और स्केलर तो पता ही होगा, वेक्टर और स्केलर। ठीक है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं वो वेक्टर होता है, और जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। वेक्टर दैट्स मीन कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, तो ये देखो, विद्युत आवेश में मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती है कि कहाँ जाना है उसे ये नहीं पता होता है। ठीक है, विद्युत विभव इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में मैग्नीट्यूड भी होता है और विद्युत क्षेत्र कहाँ किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, वो ही इसमें होता है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है E, उसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड तो होता है, दैट मीन कि उसका परिमाण, उसकी क्वांटिटी कितनी है वो तो होता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कैसे हुई तो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। सपोज दैट कि ये Q प्लस आवेश रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है, इसके अभी पीछे मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस तो जितनी दूर तक ये निकलती रहती हैं, जितने दूर तक मान लो इतने
अंडर में है ये। तो ये पूरा जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर इसके आप पास में कोई भी अगर पार्टिकल रखा होता है तो उस पर ये किस डायरेक्शन में रखा है, यहाँ रखा है तो इस पर कहाँ फोर्स लगेगा, यहाँ रखा है तो कहाँ फोर्स लगेगा, मतलब कि ये डायरेक्शन बताता है कि अंदर लेना है कि बाहर फेंकना है, ये डायरेक्शन ये बताता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता क्या है, एक डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला जो आता है, यदि किसी विद्युत प्रतिरोध की लंबाई, रेजिस्टेंस की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी मैंने बताया कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग चीजें हैं। प्रतिरोध वो होता है जो कि रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है उसको I²R लॉस कराता है, वो वहां पे रेजिस्टेंस इंक्लूड होता है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी है उस पर्टिकुलर कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है, उस पर्टिकुलर कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी जो कि कभी चेंज नहीं होती है, उसमें जितना रेजिस्टेंस, जितनी रेजिस्टिविटी है उतनी ही रहेगी, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो आप लंबाई को चाहे बढ़ा लो, चाहे घटा लो, चाहे कुछ भी कर लो, है ना, मोटा कर दो, पतला कर दो, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टेंस चेंज होगा लेकिन रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वही कहा गया है कि इसकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या है कि अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी की भी प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट पड़ता है क्या। अगर आपके अंदर गुस्सा है तो आपके अंदर गुस्सा ही रहेगा, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। और कोई बहुत ज्यादा हंसता है तो वो बहुत ज्यादा ही हंसेगा, वो क्या है, बहुत ज्यादा नर्वस नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा हंसने की, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि रेजिस्टिविटी जो है वो आपकी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ये अपरिवर्तित रहेगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारिता का मान मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें मेजर करनी है, तो यहाँ मेजरमेंट में ये पढ़ाया जाएगा, ये सारी चीजें मेजरमेंट में पढ़ाई जाएंगी। कैसे, मेजरमेंट में आपको जब पढ़ाया जाएगा तो ये सारी चीजें पढ़ाई जाएगी कि किससे क्या मेजरमेंट होता है। तो यहाँ नॉर्मली सा एक क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु, इससे रेजिस्टेंस मेजर होता है, इससे रेजिस्टेंस मेजर होता है। शेयरिंग ब्रिज से आपका कैपेसिटेंस मेजर होता है, ठीक है। और वेन ब्रिज से भी आपका कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी मेजर होती है, कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और हेज ब्रिज से होता है आपका एल, इंडक्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा मुझे धारिता का मान मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो आपका यहाँ जो आंसर होगा वो शेयरिंग ब्रिज होगा, क्योंकि वेन ब्रिज तो ठीक है ऐसे नापता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। किसको मेजरमेंट करने के लिए, फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो इतना हो गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा कि प्रतिरोधों को परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ओम नियम का प्रयोग किया जाता है, व्हीटस्टोन सेतु का यूज किया जाता है, रेले विधि का या लॉरेंज विधि का। तो देखो ओम नियम से, ओम का नियम तो होता है जो अभी मैंने पीछे बताया था, लेकिन इससे क्या मेजरमेंट तो नहीं हो रहा है, ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु अभी पीछे मैंने बताया कि व्हीटस्टोन सेतु से रेजिस्टेंस का मेजरमेंट होता है, तो यही इसका आंसर सही होगा, यही इसका आंसर सही होगा। ये 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बस 50 क्वेश्चन, अगली क्लास में 50 इन क्वेश्चन के आगे जब चलेंगे, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल का एक और पार्ट आएगा, एक और पोर्शन होगा, इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल खत्म, इसके बाद पावर सिस्टम पढ़ाएंगे,
ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट थे, 50 क्वेश्चन सफिशिएंट थे, और इसमें जितना भी मटेरियल बताया गया है आप मटेरियल को जरूर एक बार देख लें, क्योंकि जरूरी नहीं है 50 क्वेश्चन सिर्फ यही 50 क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जितना भी मैंने मटेरियल बताया है उस मटेरियल से, उस कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, तो वो आप देख लीजिएगा। और कल की क्लास में जो भी इससे आगे का जो पोर्शन है, एक और बेसिक का पोर्शन होगा, इससे आगे का 50 to 60 क्वेश्चन का होगा, ठीक है, उसमें आपका पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल कवर होने वाला है, ठीक है, विद कंटेंट, ठीक है। तो आज के लिए बस आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।